हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आप लोगों के लिए आज एक ब्रांड न्यू लेक्चर के साथ आज डिस्कशन मिलेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू, जो कि आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2020 और 2021 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी कह सकते हो। ये सारे एमसीक्यू सेल्फ मेड हैं, तो यहाँ पर सर्च करने की गलती बिल्कुल मत करना। समय लेना, सोचना और उसके बाद जवाब देना। आपके लिए एक बड़ा अपडेट ये है, स्टडी आईएएस ने अपने आप को रीडिफाइन कर लिया है ना। स्टडी आईएएस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल किया जा रहा है। आपके लिए कोर्स लाया जा रहा है, दैट इज प्रीलिम्स एनरिचमेंट कोर्स। ये सुपर इंपॉर्टेंट कोर्स है, देखना बिल्कुल मत भूलना। लाइव क्लासेस होंगी आप लोगों की, जहां पे पिछले एक साल का करंट अफेयर आप लोगों को रिवाइज कराया जाएगा। यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50 to 60% आपका प्रीलिम्स का जो पेपर है उसकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन फॉर आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। खुद के नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। आप जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि द हिंदू न्यूज़पेपर से इंग्लिश टू हिंदी नोट्स कैसे बनाएं। फिर आपके लिए यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही थी, एज वेल एज जो मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल सीरीज चालू हो रही है, जो कि है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगी, जिसके अंदर यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्म भी होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये इंग्लिश के लिए सीरीज़ है, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। और इसी तरीके से आप फॉलो करते रहिए, और भी सब्जेक्ट्स के जो यहाँ पर लेक्चर हैं वो आपके लिए आते हुए जल्द ही नजर आएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन भी कर लेना अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आप लोगों को पता ही है, अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो कौन सा डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना है, वो है स्टडी आईएएस। चलिए आज के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस पूरे महीने द हिंदू अच्छे से पढ़ा होगा और खासकर पिछले हफ्ते, तो ये सारे के सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कपकेक हो जाने चाहिए, इजी हो जाने चाहिए। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ इफेक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट कोरोना वायरस की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट है कि इट कैन लीड टू मोर इंपोर्ट ऑफ सम एसेंशियल गुड्स लाइक राइस। चावल हमारे देश में ज़्यादा इंपोर्ट होने लगेंगी। दूसरी स्टेटमेंट है देयर कैन बी अ क्रॉप सिलेक्शन चेंज फॉर फार्मर्स ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। तो लेबर की कमी की वजह से फार्मर्स जो यहाँ पर ओरिजिनल जो क्रॉप ग्रो करते थे उसकी जगह पर कोई और क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से इफेक्ट हैं, तो बताओ कौन सा है, क्या होगा इसका आंसर। A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ या D नन। सोचो और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखते चलो। देखो क्या होता है, आप लोग आंसर नहीं लिखोगे, आगे जाके देख लोगे, पर उसमें आपका दिल सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कोशिश करो कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखो। सही जवाब जो है इस सवाल का वो है बोथ, दोनों चीज़ें होंगी। अब ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि द हिंदू के अंदर 27 अप्रैल को पेज नंबर 4 पे खबर हमें देखने को मिली, पंजाब कुड सी मोर एरियाज अंडर कॉटन कल्टीवेशन, कि पंजाब के अंदर ज़्यादातर एरिया कॉटन ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब उन्हें यहाँ पर पैडी ग्रो करना था, और पैडी इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, वो राइस को ग्रो नहीं कर पाए। हमारे देश में राइस को ग्रो नहीं कर पाए और यहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कॉटन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कॉटन के अंदर कम लेबर की ज़रूरत होती है। और एक आप कह सकते हो कि ये कमर्शियल क्रॉप भी है, तो उसका भी बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरलिंक थी। अगर यहाँ पर क्रॉप सिलेक्शन चेंज हुआ, मतलब यहाँ पर राइस से कॉटन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये भी होगा कि यहाँ पर राइस की कमी हो जाएगी। राइस एक एसेंशियल गुड है हमारे लिए, राइस की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे देश में इंपोर्ट राइस का बढ़ सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट थी। दोस्तों यहाँ पर
पंजाब और हरियाणा में बीटी कॉटन यहाँ पर अराउंड 95% रीजन में ग्रो किया जाता है, बाकी 5% रीजन में देसी कॉटन वैरायटी ही ग्रो होती है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। और मिड अप्रैल से मई तक ही यहाँ पर हम लोग ग्रो करते हैं इन दोनों स्टेट्स में। पैडी एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, और अगर माइग्रेंट लेबर वापस नहीं आती है तो पैडी की जगह हमें कॉटन की तरफ शिफ्ट होते हुए हमारे जो फार्मर्स हैं वो नज़र आएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएस पेपर नंबर 3 का भी पार्ट था। चलिए अगला आपके लिए जो सवाल है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो सर्टेन है इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सेकेंड, सर्टेन इज नोडल गवर्नमेंट एजेंसी दैट डील्स विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे हैकिंग या फिशिंग जो हमारे देश में होते हैं, तो उनके लिए ये सर्टेन काम करती है। तीसरी स्टेटमेंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करती है। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। सोचो सोचो जल्दी से, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ सब लोग जितने भी हैं। और कुछ लोग जो सोच रहे होंगे कि कमेंट बॉक्स में लिखें या ना लिखें, ऐसा मत सोचो। कमेंट बॉक्स में आपको डालने ही हैं आंसर्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर डाल दिए होंगे। इस सवाल का सही जवाब है बी, 2 ओनली। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्यों? पहली स्टेटमेंट में तो सर्टेन की डेफिनेशन में जो सी है वही गलत है। यहाँ पे आएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसीलिए सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट थी। ये सवाल कहाँ से उठाया? एक टॉपिक आया था कि सर्टेन यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट करेगा कोविड-19 के डेटा का, तो ये आपके लिए एक टॉपिक आया था द हिंदू के अंदर। ये भी जीएस पेपर नंबर 3 का पार्ट था, तो उससे ये वाला आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म किया गया था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस हफ्ते चला है क्रेडिट रिस्क फंड का। 2 यहाँ पर स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है कि जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं दे आर डेट फंड। वो डेट फंड होते हैं विच हैव एटलीस्ट 65% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन लेस दैन AA रेटेड पेपर्स। जो AA रेटेड यहाँ पर पेपर्स होते हैं, मतलब जिनकी सुपर सिक्योरिटी सुपर रिटर्न पेपर होते हैं, उनसे कम रेटिंग होती है। दूसरा है जो क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं दे हैव अ वेरी लो लिक्विडिटी रिस्क। आपको बताना है कि यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। 10 सेकेंड दे रहा हूँ आप लोगों को, ईजी सवाल है ये, बताइए। देखो जो लोग सही आंसर नहीं कर पा रहे हैं इसका साफ मतलब ये है कि आपने या तो न्यूज़पेपर ध्यान से नहीं पढ़ा है, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो अच्छे से, या आप जहाँ से भी देख रहे हो वहाँ से आपको बेटर आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यही ऐसे एनालिसिस होता है। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए, कि क्रेडिट रिस्क फंड जब यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट कह रही है, मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी तो दोनों स्टेटमेंट को लिंक करके देखो। अगर 2 स्टेटमेंट आए तो ये असर्शन एंड रीजनिंग की तरह लिंक करके देखो। तो क्रेडिट रिस्क फंड्स डेट फंड्स हैं जो कि 65% जो कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है वो AA रेटेड से कम वालों में होती है। देखो यहाँ पर जो लो सिक्योर होते हैं उनमें अगर खर्च होते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। पर दोस्तों लाइफ में जहाँ भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, हाई रिस्क होता है, तो उसके मुकाबले आपको रिटर्न भी ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो ये लो लिक्विडिटी रिस्क कैसे हो जाएंगे? ये तो हाई लिक्विडिटी रिस्क हैं। और अगर तीसरी स्टेटमेंट भी आती कि रिटर्न ज़्यादा होता है तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती। ये सवाल कहाँ से उठाया है दोस्तों? क्विक फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, मैंने अपने अनअकैडमी प्लस में ये पढ़ा था कि क्रेडिट रिस्क फंड्स क्या होते हैं। क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स ने अपने 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स को क्लोज करने का फैसला लिया, ठीक है। जो क्रेडिट रिस्क फंड्स उनको क्लोज करने का फैसला लिया गया है। और फंड हाउस कंपनी थी, ये एक तरह की कंपनी होती है जो कि इन्वेस्ट करती है इन्वेस्टर्स के पूल्ड मनी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीदने में, मतलब स्टॉक खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, इक्विटी खरीद रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट रिस्क फंड्स होते हैं ये डेट फंड्स होते हैं। कम से कम 65% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो AA रेटेड में होती है। ये डेट फंड्स होते हैं, इनका मेन मकसद है कि हम लोग रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकें। इन्वेस्टमेंट ग्रेड अगर हम लोग बात करें तो वो कंपनी का क्रेडिट की क्वालिटी बताता है, मतलब जो भी BBB रेटिंग से नीचे होता है वो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर आता है, मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है।
क्रेडिट रिस्क के अंदर फंड दो तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, या तो मान लो सीधा सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दो या लो रेटेड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो। रिटर्न यहाँ पर 2 से 3% यहाँ पर ज़्यादा ही होता है अगर नॉर्मल रिस्क फंड से देखें। लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। और यहाँ पर इफ़ द पोर्टफोलियो इज़ कंसंट्रेटेड या एक ही होल्डिंग में है तो वो सिंगल बिजनेस में भी हो सकता है, तो उस बिजनेस को उठा भी सकता है कोई गिरे हुए बिजनेस को, जो क्रेडिट रिस्क फंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी आजकल बहुत मशहूर चल रही है ना, हर कोई बात कर रहा है प्लाज्मा कन्वोलेसेंट थेरेपी के बारे में, पर सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें आपको इधर उधर से भी देखनी होती हैं। इस सवाल के लिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, आराम से पढ़ो और नीचे आंसर करो। चलिए एनालाइज करते हैं। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है। कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, हमारे ब्लड का अराउंड 55% तो प्लाज्मा ही होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। इसके अंदर एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे, रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स की एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनकी एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस को हरा दिया है, और फिर जो कि सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस से उनकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी डाल देंगे। सही स्टेटमेंट है भाई, ये वाली तो ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड वाला आंसर नहीं होगा, बी वाला आंसर नहीं होगा। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रमाइस कि जो ब्लड है पेशेंट का जो कि यहाँ पर रिकवर कर गए हैं फ्रॉम कोविड-19, उनकी एंटीबॉडीज़ के पास वो ताकत है लड़ने की, और थ्योरी यही कहती है कि जो पेशेंट की एंटीबॉडीज़ हैं उनको अगर दूसरे की एंटीबॉडी में डाल दिया जाए तो वो एंटीबॉडी दूसरे की एंटीबॉडी के साथ मिलकर उसको हरा देंगी, कोरोना वायरस को। तो ये वाली दोनों स्टेटमेंट तो आपस में लिंक बैठ रही हैं, लिंक बैठ रही है तो मतलब ये भी सही है। चलो जी, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। हम लोग 50-50% पे पहुंच गए, आखिरी बचा है। आखिरी वाला आपको क्या कह रहा है कि कन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ये कोई पहली थेरेपी नहीं है जिसका पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। सही बात है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो आपने सुना होगा कि पहले भी बीमारियों में हम लोगों ने इस थेरेपी का इस्तेमाल किया। इस थेरेपी को कन्वोलेसेंट सीरम थेरेपी कहा जाता था 1918 तक। ओके, स्पेनिश फ्लू में इसका इस्तेमाल हुआ, फिर सार्स एपिडेमिक में हुआ, H1N1 में हुआ, इबोला में हुआ, MERS में हुआ। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? करेक्ट आंसर हो गया डी, सिंपल। तो ये मैंने आपको एक आर्टिकल जो ये वाला मैंने बनाया है, ये बनाया है मिनिस्ट्री डज यू टर्न ऑन प्लाज्मा थेरेपी। ये वाला मैंने न्यूज़पेपर कवर किया था। ओके, तो यहाँ से आर्टिकल था, इसके साथ साथ ये कन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का एक और इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको भी आप लोग देख सकते हो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो। ओके, और यहाँ पर ADB ने कोविड-19 के रिस्पॉन्स के लिए $1.5 बिलियन का फंड भी दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी। आसियान डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन दिया। ये हमारे लिए कैसे काम का है? ये काम का इसलिए है क्योंकि इससे बनेगा एक सवाल बनेगा आसियान डेवलपमेंट बैंक के ऊपर कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आसियान डेवलपमेंट बैंक से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है। जल्दी से सोचो, जल्दी से बताओ। दोस्तों, ADB आसियान डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर आप देखो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, 1966 के अंदर बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। यहाँ पर क्या लिखा था? हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। जब मुझे पता है कि थर्ड गलत स्टेटमेंट है, ए हटाया, बी हटाया और डी हटाया, एक ही आंसर बच गया है, वो है C, 1, 2 और 4। अगर ये आपका करेक्ट आंसर है तो इसका मतलब आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको सही से याद कर रहे हो। जो बैंक है इसके अंदर मेंबर्स कौन होते हैं? जो कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के मेंबर होते हैं। नॉन रीजनल मेंबर भी होते हैं इसके, क्योंकि US भी इसका मेंबर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इसके अंदर वोटिंग राइट सबसे ज़्यादा जापान को मिले हुए हैं, फिर US को, फिर चाइना को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा देश भारत, इंडिया, उसके पास अराउंड 4.6% के यहाँ पर वोटिंग राइट हैं। वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर चलते हैं इसके वोटिंग राइट। ये एक सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया और पैसिफिक के रीजन के ऊपर ये फोकस करता है। और इसने हमको कितने पैसे दिए हैं? यहाँ पे पीछे बताया था $1.5 बिलियन का लोन। तो आपका द हिंदू का हिंदू रिवाइज हो रहा है यहाँ पर मेरे साथ, और यहाँ पर आप लोग MCQ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही आर्टिकल आया था ऑल इंडिया होम रूल लीग को लेकर। आपको याद होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916-1918 के बीच में मूवमेंट थी। यहाँ पर एनी बेसेंट जी थी, बाल गंगाधर तिलक जी थे, है ना।
1921 में ऑल इंडिया होम रूल लीग को स्वराज्य सभा बना दिया गया था। उससे रिलेटेड एक सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ होम रूल लीग, होम रूल लीग की कॉज क्या क्या थे ये बताना है आपको। लंबा सवाल है, वीडियो को पॉज करके सवाल पढ़ लेना, पॉज करके आराम से सवाल आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ, लिख लेना इतने आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ होम रूल लीग स्टैंड्स ट्रू, क्या क्या कॉज थे होम रूल लीग। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी सब सारे के सारे कॉजेज ही थे जिस वजह से होम रूल लीग का गठन हो पाया। ऑल दो गठन पहले हो गया था, बट एक गठन के बाद भी एक लीग को स्ट्रांग होने में थोड़ा समय लगता है। उसके अंदर आईएनसी और मुस्लिम लीग का मिलन, लखनऊ सेशन, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना। एक आर्टिकल आया था दोस्तों चकमाज और होजोंग्स को लेकर, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवेन करने को बोला गया कि आप चकमा और होजोंग कम्युनिटी के लिए कुछ करो अरुणाचल प्रदेश में। उससे रिलेटेड आपके लिए एक एमसीक्यू है, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट चकमास एंड होजोंग्स। 4 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है चकमास और होजोंग इंडिया आए थे, चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स बांग्लादेश से, बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, अपना घर खो दिया उन्होंने और फिर वो यहाँ पर सेटल हो गए। दूसरी स्टेटमेंट है कि दोनों ही ये जो ग्रुप्स हैं इन्होंने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस किया है, इन दोनों ही ग्रुप्स ने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। और थर्ड स्टेटमेंट है कि जो होजोंग्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, चकमाज हैं वो हिंदूज़ हैं। होजोंग्स बंगाली असमीज़ बोलते हैं, चकमाज यहाँ पर टिबेटो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट है। दोस्तों सही जवाब है इसका, इस सवाल का है बी, 3 and 4। 3rd and 4th गलत है। क्यों? जो होजोंग्स हैं वो हिंदूज़ हैं, याद रखना। जो चकमाज हैं वो बुद्धिस्ट हैं। जो होजोंग्स हैं वो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और जो चकमाज हैं वो बंगाली असमीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। चकमाज और होजोंग के बारे में जो बातें हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई वही चीज़ों से रिलेटेड ही हैं सब कुछ। पॉज करके ये आप ज़रूर देखना। चलो, हमारे देश में 56% यहाँ पर ज़्यादा वाटर है इन रिजर्वियर दैन वी हैड लास्ट ईयर। तो इस बार कोविड-19 की वजह से और मानसून भी अच्छा रहा, तो इस वजह से क्या हमें नज़र आया कि हमारे देश के अंदर जो पाइप्ड वाटर सप्लाई है वो बेहतरीन हो गई है, पहले से अच्छी हो गई है। इससे रिलेटेड आपके लिए एक सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में आपके लिए 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। गिविंग यू 20 सेकेंड्स, सोचो और जल्दी से आंसर करो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो चीफ ऑब्जेक्टिव है मिशन का वो है सबके घरों में पाइप वाला पानी पहुंचाना। बिल्कुल सही बात है, हर घर जल या हर घर नल जल जो भी है, तो वो यहाँ पर ये स्कीम थी, रूरल और अर्बन हाउस होल्ड दोनों को कवर कर रही है, ये भी सही है। पर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है इस साल में। हर चीज़ 2022 नहीं होगी। अगर 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, गगनयान भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सबके घरों में पानी भी 2022 तक आ जाएगा। ये जो पानी है सबके घरों में वो आएगा 2024 तक, 2024 तक। इसीलिए पहली स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो ट्रू बतानी है तो पहली गलत है। तो चलो, ऑब्वियसली अगर आप अच्छे समझदार होगे, अगर आपको ये ईयर याद होगा तो आप एक ही झटके में आंसर में पहुंच गए होगे। सेकंड और थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर चार्ज, वो सारी चीज़ें। जल जीवन मिशन, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करेंगी। जितनी भी स्कीम्स थी यहाँ पर पानी से रिलेटेड, उनको यहाँ पर मिक्स कर दिया गया। ओके, 2019 के अगस्त के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। 2024 इसका यहाँ पर फाइनल ईयर है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस स्कीम को अचीव करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। ओजोन लेयर होल हम लोगों को आर्कटिक सर्कल के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो।
अच्छी खबर है। यूरोपियन यूनियन के कोपर्निकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस ने इस चीज़ को साफ कर दिया कि यहाँ पर इसका पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो क्लोज हुआ है वो पोलर वर्टेक्स की वजह से हुआ है। आपके लिए एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि बन सकता है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ओजोन होल। बताओ। पहली स्टेटमेंट कहती है कि वो रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है, ओजोन हमें मेनली अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। तीसरी है, ओजोन एब्जॉर्व कर लेती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और एलिमिनेट कर देती है यूवी रेज की जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनको, जो कि हमें स्किन कैंसर या बाकी सारी डिजीज़ या डिफॉर्मिटीज़ भी कॉज कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट ही सही स्टेटमेंट है और यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। ओजोन होल के बारे में जो मैंने बातें बताई उनके की पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए एक और आपके लिए बेहतरीन सवाल। यहाँ पर बात हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूएसटीआर स्टैंड्स ट्रू। यूएसटीआर के प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट। थोड़ा मुश्किल सवाल है ये, सोच समझ के आंसर करना दोस्तों। चलिए एनालाइज करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये सवाल कहाँ से बना है। खबर आई थी यहाँ पर कि इंडिया रिमेन्स ऑन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट यहाँ पर यूएसटीआर निकालता है। इंडिया को फिर से डाला गया कि इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, एनफोर्स नहीं किए जाते। और ये बोला एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट ने। स्पेशल 301 रिपोर्ट यूएसटीआर की रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट है, जो कि देखती है कि किस देश के अंदर ट्रेड बैरियर कितने हैं। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमी रही है फॉर आईपी इकोनॉमीज, फॉर आईपी एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन। उसके साथ साथ यहाँ पर अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन और वेनेजुएला भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का पार्ट हैं। पहली स्टेटमेंट बता रही है कि इसको यूएसटीआर निकालता है ट्रेड बैरियर के लिए, सही है। प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री का मतलब है वो देश जो कि अच्छी तरीके से आईपीआर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, प्रोटेक्शन नहीं दे रहा और यूएस की जो कंपनीज हैं उनको हार्म कर रहा है, सही बात है। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, गलत स्टेटमेंट है ये। इंडिया तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है, इंडिया अभी भी मेंटेन्ड है, इसलिए यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी और ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब 1 and 2 ओनली। तीसरी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। यही आपके लिए स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में आई, ठीक है, कि बाय स्टैट्यूट एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज की एक लिस्ट आपको बताती है कि अगर जो कंट्री इस लिस्ट से बाहर है मतलब वहाँ पे यूएस की कंपनी को अच्छे खासे आईपीआर प्रोटेक्शन मिलते हैं। आपके लिए एक और सुपर इजी सवाल। 6+2+1 ग्रुप जो रीजनल एफर्ट ग्रुप है, सपोर्ट करने के लिए है अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को, उसके रिगार्डिंग ये 6+2+1 ग्रुप में कौन कौन से देश आते हैं। 20 सेकेंड्स फॉर यू गाइस, 20 सेकेंड आप लोगों के लिए। चलिए इस सवाल का सही जवाब है बी, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और अफगानिस्तान। ये वो देश हैं जो कि 6+2+1 ग्रुप का पार्ट है। ये सवाल उठाया गया है इस एडिटोरियल सेक्शन से, अफगान पीस एंड इंडियाज़ एल्बो रूम, कि 6+2+1 ग्रुप में अंदर इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया, ये कहकर कि इंडिया अफगानिस्तान को टच नहीं करता है। पर इसका मेन मकसद था कि इंडिया बाहर रहे, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि तालिबान को एक्स्ट्रा पावर मिले। आपके लिए एक और सवाल, छोटा सा सवाल है ये तो। मेकोंग रिवर के रिगार्डिंग ये 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है,
कि मैकोंग जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम चाइना टू म्यांमार टू लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सही है। और मैकोंग रिवर कमीशन के अंदर कौन कौन है? इसके अंदर है कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। इसके अंदर चाइना पार्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट थी। देखो ये कन्फ्यूजिंग था कि यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे चाइना नहीं है, बट यही तो इस सवाल के अंदर ट्रिक है। क्योंकि हमारे सामने एक आर्टिकल आया था कि चाइना के डैम के ऊपर स्टडी की गई थी कि जो चाइना मेकोंग रिवर के ऊपर डैम बना रहा है उससे जो लोअर राइपेरियन स्टेट है उनको नुकसान हो रहा है। तो इंडिया के लिए भी एक बड़ा कंसर्न था कि चाइना जो ब्रह्मपुत्रास पे डैम बना रहा है उससे हमारे देश का क्या नुकसान होगा। ओके, चलो एक और सवाल आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग स्टैंड्स ट्रू? ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आपको। दोस्तों सही बात है, आप लोगों ने सही आंसर किया है कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा सी 1 and 2 ओनली। मैंने आपको बताया था ये पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के बारे में, है ना। अभी 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ था, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जीएस पेपर नंबर 2 का पार्ट है ये, और आप ये सवाल का जवाब भी सही दे पाए होंगे। अगर नहीं पता तो आपके स्क्रीन पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप लोग देख लेना कि क्यों इस सवाल का जवाब था सी। गाइज यहाँ पर 2 आर्टिकल आए थे इस हफ्ते न्यूज़पेपर में जो कि यहाँ पर बात कर रहे थे इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट से रिलेटेड 2 आपके लिए सवाल है। ये आपका पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो। और इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के दिल्ली और पुडुचेरी के, दे आर पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, 2 सवाल का जवाब नहीं दूंगा, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाओगे, ठीक है। बाकी तो आप लोग छोड़ ही रहे हो, बट इनके सवाल के जवाब स्पेसिफिकली छोड़ कर जाओगे, ठीक है। कि इस सवाल का जवाब क्या है लिख देना। प्रेसिडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसका आंसर क्या है, और ये दूसरा क्वेश्चन है ये भी प्रेसिडेंट से रिलेट करता है, ठीक है। इसका भी आप लोगों को जो जवाब है वो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाना है, जिससे मैं ये देख सकूं कि आप लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से इस हफ्ते का न्यूज़पेपर कवर किया है। चलिए गाइस, जीआई टैग मिला मणिपुर की ब्लैक राइस को। आपके लिए उससे रिलेटेड एक सवाल है। कंसीडर दी फॉलोइंग जीआई टैग आइटम्स और उनके स्टेट को, और आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है, गलत मैच कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी मैच गलत मैच नहीं है, सारी ही स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। याद रखना, चखो राइस है मणिपुर की, ब्लैक राइस है, बिल्कुल काली राइस होती है, उसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वाली सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी डाल देना। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बाकी सारे चैनल्स पे नहीं जुड़े हो या अकेडमी प्लस को लेकर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। साइट टेलीग्राम लिंक आपके लिए दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपको मुझे मैसेज करना है तो आप लोग यहाँ पर पर्सनल मैसेज के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ करें, स्टडी IAS ऑफिशियल, तो वहाँ पे मुझे कर सकते हैं। और अकेडमी प्लस के बारे में और कोई डाउट हो और आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो सीधा @अमन शर्मा डाल के टेलीग्राम पे वहाँ पे लिख देना, सर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में डाउट है, तो वहाँ पे आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो। स्टडी IAS का कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना, आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट लेना बिल्कुल मत भूलना, स्टडी IAS का कोड इस्तेमाल करना, क्योंकि ये आप सबका ही अपना चैनल है और आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें आती रहेंगी। तो आप इन भी लेक्चर्स को देखिए, उतना ही सपोर्ट करें जितना आप लोगों ने आज तक मुझे भी किया है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करता हूँ दोस्तों। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।